Okay, how are you students? Hope you are doing well. हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बहुत सारे लेक्चर आपके पास गए होंगे, है ना। कुछ लेक्चर का सीक्वेंस मतलब प्लान के मुताबिक, है ना, आगे पीछे हुआ होगा, बट दैट इज नॉट एन इशू, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें सीक्वेंस का बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। जैसे आप बायट-सवार्ट लॉ से पहले मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज के मोशन के बारे में पढ़ सकते हो, है ना। एम्पियर्स लॉ के बाद मैग्नेट को पढ़ सकते हो या पहले भी मैग्नेट को पढ़ सकते हो, क्योंकि जब एक बार मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ लेते हो तो मैग्नेटिक मोमेंट को तुरंत मैग्नेट से एसोसिएट रिलेट कर सकते हो, है कि नहीं। इसलिए आई होप कि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिले होंगे जिसको आपने पढ़ा होगा। हम लोग अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके बाद का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं कि एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपने देखा था, है ना। साउथ पोल जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरह और नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट किया जाता है। फिर हम लोगों ने वो कंपैरिजन भी किया था कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं और किसी मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दोनों में कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, उन पे टॉर्क कैसे लगता है, वो भी हम लोगों ने देखा था, है कि नहीं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। फिर हमने एक मैग्नेट की वजह से एक्सियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, उसी मैग्नेट की वजह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड दोनों देखा था, और उसी मैग्नेट की वजह से हम किसी जनरल पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक मोमेंट के दो कंपोनेंट हम ले लें तो एक के लिए वो पॉइंट एक्सियल और एक के लिए इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर को पढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक गॉस लॉ पढ़ेंगे। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ का क्या मतलब है। गॉस लॉ से मतलब यहां ये है कि अगर मान लो कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है एंड सपोज दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, तो हम किसी एरिया के थ्रू से, इस एरिया का डायरेक्शन सपोज इधर है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर है, डायरेक्शन अलग अलग है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, देन फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, इस एरिया के थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज बी डॉट डेल्टा ए, बी डॉट डेल्टा ए होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी एक टर्म हम लोग यहां डिफाइन करते हैं जब गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हम लोगों को एक टर्म डिफाइन करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, बी डॉट डेल्टा ए। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह हम लोग यहाँ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जैसे ई डॉट डी ए वहां करते थे, इंटीग्रेट कर देते थे, पूरे एरिया के थ्रू से आ जाता था, है ना। अगर एरिया के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो सीधे बी डॉट ए कर देंगे। लेकिन अगर कोई एरिया हो, एरिया का कोई पार्ट हो और उसके अलग अलग पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग हो, यानी वेरिएबल हो, तो फिर हम लोगों को इंटीग्रेशन से उस पूरे एरिया के थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर बात करें तो इट गिव्स अस द आइडिया ऑफ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दैट वेरी एरिया। मतलब उस एरिया को कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करते हैं उसका आइडिया हमें मैग्नेटिक फ्लक्स से मिलता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के यूनिट की बात करें, SI यूनिट की, तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इनटू एरिया का यूनिट, मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट टेस्ला होती है और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर। वेबर भी कहते हैं उसको, वेबर वाज ए साइंटिस्ट, वेबर के नाम पे, टेस्ला मीटर स्क्वायर। डायमेंशन भी आप लोग निकाल सकते हो, आप लोग निकालना, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई बी, जैसे फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, पहली बात। दूसरी बात कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करें किसी भी मैग्नेट की वजह से, जैसे सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट, है ना, एक शॉर्ट बार मैग्नेट है हमारा, है ना, हियर इज नॉर्थ पोल एंड हियर इज साउथ पोल, शॉर्ट बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मैग्नेट का क्या कैसे होगा। तो देखिए थोड़ा सा फर्क यही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक डाइपोल जिसको आप मैग्नेट भी कह रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक फर्क यही होता है, बहुत हद तक सिमिलरिटी होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज वहां होता है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती थी, यहां भी नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करती थी, वहां पे
यहाँ भी साउथ पे टर्मिनेट करती नहीं है। यही एक फर्क है कि यहाँ पे साउथ पे आके वो फील्ड लाइंस खत्म नहीं हो जाती हैं, वो साउथ से नॉर्थ फिर जाती हैं, लेकिन अब उनके जाने का जो रास्ता होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो मैग्नेट होते हुए होता है। यानी अगर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैं ड्रॉ करूं तो नॉर्थ से ये लाइंस निकलती हैं और साउथ पे आती हैं, फिर साउथ से नॉर्थ मैग्नेट होते हुए जाती है, साउथ से नॉर्थ मैग्नेट होते हुए जाती है। ये भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है, इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। हालांकि बहुत सही सही नहीं हो पाएगा, आप ये मत समझना ये कट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे। ये अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको लग रहे होंगे कि टच कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, कट नहीं करते हैं, क्योंकि ये मार्कर का थोड़ा ब्लंट हो गया है। वो द एरो इज लाइक दिस, अंदर में एरो साउथ से नॉर्थ की तरफ, द एरो इज लाइक दिस। द एरो इज लाइक दिस, ठीक है ना। साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है, मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। और इसी कारण से अगर किसी क्लोज सरफेस के थ्रू से, यानी ये जो फाइबी निकाल रहे हो आप, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस की अगर हम बात करें, क्लोज्ड सरफेस मतलब अगर मैं बी डॉट डी ए निकालूं लेकिन एक क्लोज सरफेस के थ्रू से निकालूं, दिस इज द सिंबल, ये हमेशा जीरो होता है, इट इज ऑलवेज जीरो। ई डॉट डी ए थ्रू ए क्लोज सरफेस इज नेवर जीरो, लेकिन बी डॉट डी ए थ्रू ए क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। पता है क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, है ना। मैग्नेट कहीं भी मैग्नेटिक डाइपोल ही एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक आर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस ले लूं, उसके अंदर मैं एक साउथ नॉर्थ रखूं, अगर मतलब एक मैग्नेट रखूं, तो उसके दोनों पोल होंगे। तो अब क्या होगा, नॉर्थ से तो लाइंस निकलेंगी, फिर साउथ पे आएंगी और साउथ से होकर नॉर्थ भी जाएंगी। अब अगर आप गौर करेंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और मान लो दो लाइन यहां से निकली, तो दो लाइन आनी भी चाहिए अंदर, यानी यहां पे लाइन एग्जिट कर रही हैं तो यहां पे लाइन एंट्री भी कर रही है। मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइंस सरफेस से निकल रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस सरफेस में इन भी कर रही हैं, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। ध्यान रखेंगे इस बात का। उसी तरीके से अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऐसा हो जाए तो, कि अगर मैं मैग्नेट ले लूं जिसका एक साउथ अंदर हो नॉर्थ बाहर हो, सरफेस हमारा ये है, तो यहां भी हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं इस बात को कि नॉर्थ से निकलेंगी, जैसे नॉर्थ से लाइन निकली साउथ पे गई, लेकिन खत्म तो होना नहीं है, साउथ से फिर नॉर्थ भी तो जाएंगी, साउथ से नॉर्थ भी जाएंगी, है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो लाइन, जितनी लाइन यहां देखो एंट्री की, उतनी लाइन यहां एग्जिट भी कर गई। चूंकि यानी नट सेल में हम कह सकते हैं कि चूंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मैग्नेटिक डाइपोल ही कहीं भी एग्जिस्ट करता है, तो ध्यान रखेंगे ये जो चीज है मैग्नेटिज्म में, ये हमेशा ही जीरो होगा। बी डॉट डी ए थ्रू क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू से मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होगा, ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। हम लोग अर्थ्स मैग्नेटिज्म, है ना, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, बहुत प्रोबेबिलिटी तो कम होता है इससे क्वेश्चन आने का, लेकिन नीट और जेईई मेन में जो ट्रेंड में बदलाव आया है उस मुताबिक अगर हम बात करें तो देयर कैन बी ए क्वेश्चन अर्थ्स मैग्नेटिज्म से, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ सकता है। हम जेईई मेन की बात करें चाहे नीट की बात करें, ठीक है ना। एडवांस जेईई एडवांस में ये सब टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मेन में और नीट में आ सकते हैं। अर्थ्स मैग्नेटिज्म, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, सुनते आ रहे हैं। अब वो कहानी कहां तक सही है कहां तक गलत है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है ना। लेकिन अर्थ की मैग्नेटिज्म को बहुत पहले साइंटिस्टों ने कैसे समझा, कैसे परसीव किया उसको, वो कहानी एक अलग बात है। लेकिन अभी अगर हम लोग देखते हैं, जैसे कभी आप एक्सपेरिमेंट करते हो या हाथ में आप एक
कंपास नीडल ले लेते हो और उसको अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं भी, जैसे मैं जहां खड़ा हूं, चाहे आप जहां खड़े हो, वहां पे फ्रीली सस्पेंड करते हो, तो एक चीज आपने देखा होगा कि वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के लॉन्ग अलाइन होना चाहता है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि बताओ कि मैं जहां खड़ा हूं, जैसे सपोज आप कहीं पे हो, जैसे गुजरात में आनंद है, आनंद में एक पॉइंट है, वहां पे आप खड़े हो, और मैं कहूं कि बताओ अर्थ की वजह से, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, चाहे अर्थ के अंदर जिस कारण से भी, अब मैग्नेट है कि नहीं है वो बात की बात है, अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आनंद में आप जहां खड़े हो वो वहां कितना मैग्नेटिक फील्ड है, या आप बॉम्बे चले जाओ वहां कितना है, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ वहां कितना है। तो ये तो बहुत अजीबोगरीब सवाल हो जाएगा अगर आपको अर्थ के अंदर बेसिकली क्या है अगर इसका आइडिया नहीं है। तो अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे हम कैसे मैग्नेटिक फील्ड को समझेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड है कि वर्टिकली डाउनवर्ड है कि किसी एंगल पे है कि सरफेस के लॉन्ग है। हम अगर ऐसी बात हमसे कोई पूछ दे तो उसका हम जवाब कैसे देंगे। तो ऐसे ही जवाब को जब देने की बारी आती है तो हमें ये टॉपिक पढ़ना पड़ता है, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। अब जरा सा देखते हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म को समझने के लिए हम जानते हैं कि अर्थ हमारा क्या है, एक स्फीयर है ना, ये एक स्फीयर है। ठीक है ना, ये एक स्फीयर है। ओके, ये जो अर्थ का एक्सिस है ये रोटेशनल एक्सिस है, इसी एक्सिस के अबाउट अर्थ हमारा रोटेट करता है ना। अर्थ हमारा हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ऐसे रोटेट करता है। अर्थ के इसी रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं, हम सब जानते हैं। दूसरी बात, ये जो हमारा पॉइंट है यहाँ, ये जो एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल रोटेशन एक्सिस, चाहे ज्योग्राफिकल एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, ज्योग्राफिकल एक्सिस मतलब इस एक्सिस पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ होते हैं, यानी यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और यहाँ पे ज्योग्राफिकल साउथ होता है, हम कह सकते हैं। अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिज्म का कॉज है उसकी बहुत सारी कहानियां हैं। बहुत पहले, आज से 2000 साल 2000 ईयर्स एगो साइंटिस्टों या जितने भी उस समय के जो जानकार लोग थे उन्होंने कहा कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा मैग्नेट है जो कि अर्थ के अंदर मतलब फंसा हुआ है, उसके अंदर रखा हुआ है। धीरे धीरे बातें बदली, फिर एक सबसे जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है जिसपे हम लोगों को अभी भरोसा करना है, हालांकि अंदर में क्या होता है एग्जैक्ट नहीं पता है किसी को, लेकिन हम लोग को एक थ्योरी जिसको डायनामो इफेक्ट कहते हैं उसके मुताबिक अर्थ के अंदर क्रस्ट के, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें मोल्टेन आयरन और निकेल है ना है, और अर्थ के रोटेशन की वजह से वो जो कन्वेक्टिव मोशन ऑफ द मोल्टेन स्टेट ऑफ आयरन एंड निकेल है उसकी वजह से एक करंट आ रहा है और बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स बन रहे हैं, है ना, बहुत सारे करंट कैरिंग लूप्स बन रहे हैं मोल्टेन स्टेट ऑफ आयरन एंड निकेल की वजह से। उन लूप्स का नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर हम देखें तो कहीं है, और उस लूप्स की ही वजह से अर्थ के सरफेस के आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड है ना। अर्थ के अंदर, आई रिपीट, अर्थ के अंदर मोल्टेन स्टेट में आयरन और निकेल है, और उनके अर्थ के रोटेशन की वजह से वो कन्वेक्टिव मोशन में है, और उनके कन्वेक्टिव मोशन की वजह से, है ना, क्योंकि करंट कैरिंग लूप के कारण मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड को जस्टिफाई करने का वही एक थ्योरी है जिसको डायनामो इफेक्ट कहते हैं, हम लोग इसी को मानेंगे। लेकिन जब अर्थ के मैग्नेटिज्म को कैलकुलेट करने की बारी आएगी कि अर्थ के सरफेस पे कहीं मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम एक चीज मानते हैं, एक कंसेप्शन है हमारा जिसको हम लोग मानते हैं कि सपोज अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, क्योंकि रूट कॉज, जो असली कॉज है वो तो कन्वेक्टिव मोशन है, लेकिन उसको दूसरे ढंग से परसीव करने का एक तरीका है कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, लेकिन उस मैग्नेट का जो एक्सिस है अर्थ के ज्योग्राफिकल एक्सिस के बिल्कुल अलोंग नहीं है, किसी एंगल पे है ना। अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है और ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस मैंने नॉर्थ और साउथ बनाया है वो अलग अलग है। मैग्नेटिक एक्सिस की बात करो तो वो कुछ ऐसा है, लाइक दिस। अगर इस एक्सिस को मैं अगर बढ़ाऊं तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, एंड दिस पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस, ऑलराइट, तो ये जो मैग्नेट का एक्सिस है, ये मैग्नेट का एक्सिस
एक यहाँ पे कट किया नॉर्थ के पास, है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के पास, और ज्योग्राफिकल साउथ के पास यहाँ पे कट किया। इस पॉइंट को हम लोग जियोमैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। और इस पॉइंट को हम लोग जियोमैग्नेटिक साउथ कहते हैं, जियोमैग्नेटिक साउथ कहते हैं, है ना, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोमैग्नेटिक साउथ। ये जो है, ये जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर, वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाता है, दैट इज अराउंड 11.5 डिग्री, है ना। ये एक वेरिएबल चीज है, हर 5 या 10 साल के बाद ये एंगल चेंज भी होता है, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात कि चलो भैया ठीक है, इधर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर जियोमैग्नेटिक साउथ है, लेकिन ये जो अंदर का मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिल्कुल अलग है, मतलब बिल्कुल उल्टा है। जैसे इधर जो है ना, यहाँ पे हमारा जो मैग्नेट है अर्थ के अंदर उसका साउथ पोल है, और नीचे में यानी यहाँ पे मैग्नेट की बात करो उसका साउथ पोल है, और यहाँ पे मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। मतलब साउथ पोल के जस्ट ऊपर जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर, ऊपर ही बोलना चाहिए क्योंकि इधर से देखेंगे तो उसके लिए ऊपर हो जाएगा, है ना, तो जियोमैग्नेटिक साउथ है। लेकिन ध्यान रखेंगे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ बिल्कुल अलग अलग है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ बिल्कुल अलग अलग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करोगे तो देखो, आप नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, साउथ से फिर नॉर्थ आती है। यानी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करूं तो वो कुछ ऐसे हो जाएंगे, है ना, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात करो तो ऐसे हो जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा लाइंस नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है ना, साउथ इधर है, नॉर्थ इधर है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक फ्रीली बार मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं, है ना, वर्टिकल प्लेन में कहीं फ्रीली, तो उसका नॉर्थ जो है वो साउथ की तरफ चला जाएगा। ये सारी बातें अब हम लोग समझेंगे, है ना। जिस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डाइपोल का डायरेक्शन और फील्ड का डायरेक्शन अलाइंड हो जाता है, तो उसी तरीके से किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उस जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में आप जिस मैग्नेट को सस्पेंड करोगे उसका साउथ नॉर्थ हो जाएगा। कारण क्योंकि नॉर्थ पे फील्ड की तरफ फोर्स लगेगा, साउथ पे फील्ड के अवे लगेगा, तो हो जाएगा डायरेक्शन। समझ में आ रही बात? अलाइंड हो ही जाएगा, आप देख ही चुके हो। ओके, अब देखिए किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये अर्थ है, हमने अर्थ जो बनाया था उसको गौर कीजिएगा, ये है। अब मेरे से कोई कहे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किधर की तरफ होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। अब ऐसे सवालों का जवाब निकालने के लिए हम लोग 3 बेसिक एलिमेंट्स, है ना, अर्थ के मैग्नेटिज्म को, अर्थ के सरफेस पे अर्थ के मैग्नेटिज्म को ढंग से कंप्लीटली समझने के लिए हम लोगों को 3 बेसिक एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करना होता है, पढ़ना होता है ना। वो तीनों एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो पहला एलिमेंट है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या सिंपल डिक्लाइनेशन, दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, कभी कभी सिंपल इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं या डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन कहो तब, या एंगल ऑफ डिप कहो तब, या सिंपल डिप कहो तब। पहला है मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। दूसरा है मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन और डिप और एंगल ऑफ डिप, एंड द थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जनरली हम लोग BH से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? BH से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये 3 चीजें हैं, ऑलराइट। अब देखिए इन सबको जरा समझना है हम लोगों को, रब कर देते हैं इसे।
ओके, सबसे पहले मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को समझते हैं, है ना। ये मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन बेसिकली क्या है? तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है। मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को समझने के लिए मैं आई विल गिव यू सम डेमो। आई विल गिव यू सम डेमो लाइक दिस। ये एक कॉपी है ना, जिसपे आप लिखते हो। आप देख सकते हो कि अगर बीच से कुछ पेज को मैं अलग कर लूं तो यू आर वॉचिंग टू प्लेन्स, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, है ना। इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल अगर आपसे कोई कहे तो आप निकाल सकते हो। दिस इज द एंगल, ये एंगल है ना। तो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, दोनों के प्लेन के बीच का एंगल ये कुछ है। और ये वो पॉइंट है जो पॉइंट दोनों प्लेन के लिए क्या है, कॉमन है। ये जो पॉइंट है बीच में बिल्कुल टॉप पे, यहां पे देखिए, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है, जो कि इस प्लेन में भी है और इस प्लेन में भी है ना। मान लो सपोज दिस इज ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस और दिस इज ए डिफरेंट प्लेन एंड दिस इज ए डिफरेंट प्लेन, और दोनों के बीच का एक कुछ एंगल है। अभी मैं इस प्लेन का नाम देने वाला हूं, है ना। ऑलराइट, तो देखिए मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन को समझने के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। अब मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? तो मेरिडियन का मतलब प्लेन होता है ना। मैग्नेटिक मेरिडियन एक ऐसा प्लेन है ना, जैसे अर्थ का ये सरफेस है। मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे कोई पॉइंट है P, तो ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ। मतलब अर्थ के सरफेस पे अगर मैं किसी पॉइंट पे चला जाऊं और एक ऐसा प्लेन सोचो, वर्टिकल प्लेन, प्लेन के पास आप वर्टिकल प्लेन लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऐसा प्लेन सोचो जिस प्लेन में ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ जो मैं बनाया था 11.5 डिग्री पे जो मैंने बनाया था, जिस प्लेन में वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ भी आ जाए और वो पॉइंट भी आ जाए। जैसे ये जो अभी मैंने कॉपी में दिखाया था कि मान लो यही है, यही वो प्लेन है, यही वो पॉइंट है। तो ये एक ऐसा प्लेन हो गया जिस प्लेन में हमारे अर्थ के अंदर का जो मैग्नेट है उस मैग्नेट की एक्सिस भी आ गई, क्योंकि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ को भी आ जाना है उस प्लेन में और उस पॉइंट को भी आ जाना है। तो मान लो ये हमारा पॉइंट है ना, और ये वो प्लेन हो गया जिस प्लेन में दोनों आ रहे हैं। तो इस पूरे प्लेन को हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन कहेंगे। मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी पॉइंट के लिए डिफाइन होता है। सबसे पहली बात, जैसे अर्थ के सरफेस पे हम किसी पॉइंट पे चले जाएं, जैसे आप आनंद में हो, है ना, गुजरात के किसी शहर में चले गए, उस शहर पे कहीं भी खड़े हो गए, रोड पे कहीं भी खड़े हो गए। अब उस जहां पे आप खड़े हो ना, उसका अपना एक मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, है ना। वो मैग्नेटिक मेरिडियन कैसे डिफाइन करोगे आप? तो आप जहां खड़े हो वो पॉइंट और जो अर्थ का मैग्नेट है अंदर में, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, है ना, उन दोनों को मिलाने वाला प्लेन, मतलब एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जिसमें वो पॉइंट भी आना चाहिए along with वो नॉर्थ साउथ ऑफ द मैग्नेट भी आना चाहिए। उसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसे अगर मान लो ये व्हाइट बोर्ड है ना, मान लो ये किसी पॉइंट के लिए ये एक मैग्नेटिक मेरिडियन है। अर्थ के सरफेस का कोई पॉइंट है, मान लो ये, इस पॉइंट का ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। मतलब ये वही प्लेन है जिस प्लेन में वो पॉइंट भी आ गया और इसी प्लेन में जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ भी आ गया। तो अब एक बात फिक्स है। क्या फिक्स है? तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो अब इसी व्हाइट बोर्ड के अलावा होगा। वो अब इधर हो, इधर हो, इधर हो, यहां हो, कहीं भी हो, ठीक है ना। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के ही अलोंग होता है। अब वो जिधर रहे, ऐसे हो, ऐसे, जैसे अगर इस प्लेन को मैं मैग्नेटिक मेरिडियन कहता हूं किसी पॉइंट का, इस व्हाइट बोर्ड प्लेन को, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, चाहे इधर होगा, चाहे इधर होगा, कहीं भी होगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करेंगे तो वो इस व्हाइट बोर्ड के ही अलोंग पास करेगा। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो किसी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन आप समझ गए। ओके, उसी पॉइंट के लिए एक और मेरिडियन हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। क्या कहते हैं?
ज्योग्राफिकल मेरिडियन करते हैं। अब बात आती है कि ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है। तो ये है ए प्लेन, वर्टिकल प्लेन बोलना चाहिए, ए प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ये अ पॉइंट जो लिखा मैंने, ए पॉइंट ये दोनों सेम ही पॉइंट है। जैसे एक ही पॉइंट है ना, अर्थ के सरफेस पे कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट के रिगार्डिंग एक मैग्नेटिक मेरिडियन मिल गया आपको, उसी पॉइंट के रिगार्डिंग एक दूसरा प्लेन भी मिलेगा जिसको हम लोग ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहने जा रहे हैं। लेकिन वो प्लेन का डिफिनेशन क्या है? तो ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ, दोनों में फर्क आप देखिएगा, है ना। तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ और उस पॉइंट को मिलाने वाला वर्टिकल प्लेन, है ना, जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहलाएगा, और जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और उस पॉइंट को मिलाने वाला प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। और इन दोनों प्लेन के बीच के एंगल को ही हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन कहते हैं। मतलब किसी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, ये जो मैंने कॉपी में दिखाया था ऐसे आपको, मान लो ये यही वो पॉइंट है, उस पॉइंट के लिए ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। ये दोनों अलग अलग प्लेन हो गए, इनके बीच ये जो एंगल बना ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या सिंपल डिक्लाइनेशन कहते हैं। इसी एंगल को क्या कहते हैं? मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। जनरली इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है? फाई। फाई से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड। ऑलराइट, जैसे हम लोग अब समझ सकते हैं किसी पॉइंट के लिए, जैसे देखिए, जैसे सपोज यही वो पॉइंट पी है जिस पॉइंट पे हम लोग अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और इधर टॉप व्यू ऑफ द क्यूबॉइड आप जरा देखिएगा, इस क्यूबॉइड के टॉप व्यू को देखिएगा, इस क्यूबॉइड के टॉप व्यू को देखिएगा। मान लीजिए ये जो प्लेन है, अंदर में समझिएगा, ये जो डायगोनल मैं बनाया हूं, टॉप फेस का जो डायगोनल मैंने बनाया है, इस टॉप फेस के डायगोनल और ये वाला बीच के मैंने भी एक डायगोनल मैं बना रहा हूं, है ना, इसको मिलाकर के एक प्लेन हमारा बनेगा, ठीक है ना। ये जो प्लेन है, डायगोनल वाला जो प्लेन है, सपोज दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो प्लेन आपको दिख रहा है ये वाला, दिस प्लेन इज, है ना, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया, है ना, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो डायगोनल वाला, डायगोनल को मिलाते हुए जो प्लेन बना, टॉप सरफेस का डायगोनल देखो आप, आई रिपीट, टॉप सरफेस का डायगोनल देख रहे हो, उस डायगोनल के अलोंग एक प्लेन बनेगा जो टॉप और बॉटम फेस का डायगोनल और टॉप फेस का डायगोनल मिला के एक प्लेन बना, दैट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। एंड ये एक जस्ट साइड वाला फेस देखो, ये वाला फेस, दिस फेस, अगर मैं नाम दूं तो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस एक प्लेन है जो कि मैग्नेटिक मेरिडियन है, और पी क्यू आर एस टी यू। अब गौर करो, पी टी यू एस भी एक प्लेन है ना। जैसे आप एक रूम में जाओ, ऑलराइट, तो पी क्यू आर एस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन सपोज, एंड पी टी यू एस इज द ज्योग्राफिकल मेरिडियन, एंड पी इज द पॉइंट वेयर वी आर इंटरेस्टेड टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए, हम जानते हैं कि इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल ये फाई हो गया, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल क्या हो गया? ये फाई हो गया। जैसे आप अपने मन ही मन
आप जिस रूम में बैठे हुए हो उस रूम को जरा समझो। मैं आपको एक इमेजिन करने के लिए हिंट दे रहा हूं। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो उस रूम में चले जाओ, मन ही मन चले गए। उस रूम में जो डायगोनल है आपका, मतलब दोनों आमने सामने के कॉर्नर्स को मिलाते हुए एक दीवार बना दो मन ही मन। हालांकि आपके रूम में डायगोनल के लॉन्ग कोई दीवार नहीं होगा। उस दीवार को आप मैग्नेटिक मेरिडियन बोल दो, और किसी दूसरे दीवार को जो उसके साथ है वो क्या हो गया, सपोज वो ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया। तो इन दोनों दीवार के बीच में जो एंगल बन रहा है फाई, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन या सिंपल डिक्लाइनेशन, इसी को हम लोग फाई कहेंगे। और इतना तय है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो PQRS प्लेन के ही अलोंग होगा, PQRS प्लेन के ही अलोंग होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो भी होगा, वो इधर की ही तरफ कहीं होगा। जैसे सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, ये जो मैं एरो बनाया हूं ना, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है। सपोज जरूरी नहीं है कि नीचे की तरफ हो, ऊपर की भी तरफ हो सकता है, क्योंकि ये इस प्लेन को हम एक्सटेंड भी तो कर सकते हैं, है ना। ये जो PQRS प्लेन है उसका ये पार्ट है। अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करें तो उसका ये पार्ट है। ये प्लेन और भी तो बड़ा हो सकता है, ये तो दिखाने के लिए है। तो मैंने मान लिया कि P पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, ठीक है ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। ये एंगल क्या हो गया, फाई हो गया। तो देखिए गौर कीजिएगा, ये जो मैंने लाइन बनाया ये PQRS प्लेन में है, और ये जो फाई है ये दो प्लेन के बीच का एंगल है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये जो फाई है ये इन दोनों प्लेन के बीच का, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल है, ठीक है ना। और यहाँ पे PQ के साथ ना, हॉरिजॉन्टल के साथ ये नेट मैग्नेटिक फील्ड एक एंगल बना रहा है। ये नेट मैग्नेटिक, क्योंकि दिस लाइन इज हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके साथ ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहीं इधर है, जिसको हम लोग B कह रहे हैं। अब इस B के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ जिसको हम लोग BH कहते हैं, और एक वर्टिकल की तरफ यानी PS की तरफ, एक PQ की तरफ BH और PS की तरफ BV। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड B हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल बेसिकली किस प्लेन में बन रहा होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में बन रहा होगा। उसी एंगल को हम लोग डेल्टा कहते हैं, और इसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लाइनेशन या सिंपल डिप कहते हैं। यानी ये हो जाता है डिक्लाइनेशन या मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, और इसे डेल्टा को हम लोग कहते हैं डिप या एंगल ऑफ डिप, है ना। अगर और PQ के लॉन्ग नेट मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग BH या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो यहां से एक चीज क्लियर हो सकता है, हम लोग अगर ब्रेक करें वेक्टरली तो हम लोग BH को, BV को क्या लिख सकते हैं, BV को लिख सकते हैं B साइन डेल्टा, क्योंकि ये डेल्टा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस डेल्टा, तो BV को लिख सकते हैं B साइन डेल्टा, और BH को लिख सकते हैं B कॉस डेल्टा। दोनों को स्क्वायर करके ऐड भी कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज, दोनों को डिवाइड कर दे तो BV बाई BH आ जाएगा, दैट इज tan डेल्टा। यानी डेल्टा अगर निकालना हो तो डेल्टा को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स BV बाई BH। यानी किसी पॉइंट पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड पता हो तो उस पॉइंट का डेल्टा तुरंत निकल जाएगा, tan इनवर्स BV बाई BH, वेरी सिंपल। दूसरा, ये जो B होगा, ये B जो होगा BH और BV का रिजल्टेंट है, और दोनों के बीच का एंगल 90 है। यानी मैं लिख सकता हूं B बराबर अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर, ये भी लिख सकता हूं मैं, ये भी लिख सकता हूं। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां यह है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जिधर होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में होता है। जैसे अर्थ के सरफेस पे हम कहीं भी खड़े हो जाए, वहां एक नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, है ना। उस डायरेक्शन पे ही एक प्लेन होता है, मतलब उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है एक प्लेन के अलोंग होता है, और वो प्लेन कौन सा प्लेन कहलाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। तो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ही होता है। और किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई अगर एक बार हो गया तो समझो आपका आधा से ज्यादा काम क्लियर हो गया। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं या आप कहीं पे खड़े हो, अब वहां पे उस पॉइंट से पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन्स है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लेन पास कर रहे होंगे, है ना, आप मन ही मन सोच सकते हो। लेकिन उन प्लेन्स में से कौन सा प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है वहां का, ये अगर पता चल जाए तो एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किस प्लेन में होगा, फिर हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ये तो हम लोग, जैसे मान लो आप कहीं खड़े हो और आपसे कोई कहे कि बताओ
मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, तो आप तो हिट एंड ट्रायल लगाओगे ना, सर इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। क्यों हिट एंड ट्रायल क्यों लगाना पड़ा? क्योंकि आपको एग्जैक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन वहां का नहीं पता है। अगर वहां का मैग्नेटिक मेरिडियन पता हो जाता तो एक चीज कंफर्म आप हो जाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड उसी प्लेन में होगा कहीं। जैसे PQRS मैग्नेटिक मेरिडियन है अगर इस P पॉइंट के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन पे ही ना होगा, इधर हो, सीधे नीचे हो जाए या पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाता है अगर, तो BV 0 हो जाएगा, BH ही B हो जाएगा और डेल्टा भी 0 हो जाएगा। यानी ये डेल्टा अलग अलग पॉइंट्स के लिए डेल्टा अलग अलग होगा, अलग अलग पॉइंट्स के लिए डेल्टा क्या हो जाएगा, अलग अलग होगा। जैसे हम लोग देखेंगे इक्वेटर पे नेट मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वहां डेल्टा 0 हो जाएगा, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन वही अगर हम पोल पे चले जाए तो 90 हो जाएगा डेल्टा, आगे आएगा, ये सारी चीजें आएंगे। अब एंगल ऑफ डिप को निकालने के लिए, है ना, एंगल ऑफ डिप को निकालने के लिए हम लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग डिप सर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप सर्किल। डिप सर्किल का कंस्ट्रक्शन ये सब मत जानो, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है डिप सर्किल एक ऐसा डिवाइस है ना, डिप सर्किल इज ए डिवाइस which is used to calculate angle of dip at a point। अब बात आती है कि वो एंगल ऑफ डिप कैसे निकालता है ना, एंगल ऑफ डिप को वो बेसिकली कैसे कैलकुलेट करता है। अगर इसकी बात आती है तो हम देखेंगे, जैसे देखो, जैसे सपोज मैं किसी पॉइंट पे खड़ा हूं और ये जो व्हाइट पेज है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं एक प्लेन, अगर ये प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन है इस पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट है, इसी पॉइंट का ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, तो एक बात तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन के लॉन्ग होगा, या तो इधर होगा, नहीं तो इधर होगा, नहीं तो इधर होगा, नहीं तो इसी प्लेन के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे, अगर मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन सच में ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन पता है तभी तो ऐसा होगा, अदरवाइज मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन पता ही नहीं है। मान लो एक प्लेन है, यहां पे अगर मैं चला जाऊं, अब यहां का मैग्नेटिक मेरिडियन एक्चुअली में ये वाला था, लेकिन मैं प्लेन गलत ले लिया, मैं प्लेन यहां ले लिया, और यहां पे अगर मैं किसी कंपास नीडल को ले जाऊंगा तो बेसिकली अगर मैं ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन में कहीं हूं, है ना, किसी पॉइंट में पे चला जाऊं मैं, और वहां का बिल्कुल सही सही एग्जैक्ट मैग्नेटिक मेरिडियन मुझे पता रहेगा, तो वहां पे मैं कोई कंपास नीडल ले जाऊंगा तो उसका नॉर्थ बिल्कुल नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अलाइन हो जाएगा और वो बिल्कुल ट्रू होगा। तो दैट इज द कॉल्ड ट्रू डिप। वहां जो हॉरिजॉन्टल नेट मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग ट्रू डिप कहते हैं। लेकिन अगर हमने मैग्नेटिक मेरिडियन पहचानने में गलती कर दी और हमें प्लेन लेना था, ऐसा ले लिया हमने, ऐसा पॉइंट तो वही है लेकिन प्लेन ले लिया ये वाला, थोड़ा घुमा दिया, तो अब ये वाला प्लेन इस पॉइंट का मैग्नेटिक मेरिडियन तो नहीं है, क्योंकि किसी पॉइंट का मैग्नेटिक मेरिडियन एक यूनिक प्लेन होगा, बिल्कुल यूनिक, लेकिन गलती से प्लेन हमने गलत ले लिया। तो यहां पे भी अगर मैं एक कंपास नीडल को ले जाऊंगा तो वो भी कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ रिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो है ही यहां, लेकिन वो जो हॉरिजॉन्टल के साथ कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा, दैट इज नॉट द ट्रू डिप। ट्रू डिप तो वहीं पे वो शो करेगा जहां हम मैग्नेटिक मेरिडियन में ले जाएंगे, है ना। और अगर गलती से मैग्नेटिक मेरिडियन हमने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम लोग दूसरे प्लेन में चले गए, तो वहां पे भी एक डिप शो करेगा, लेकिन दैट वेरी डिप इज नॉट ट्रू डिप। उस डिप को हम लोग एपेरेंट डिप कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेरेंट डिप कहते हैं। क्लियर है ना? तो देखिए, गौर कीजिए, अगर मान लीजिए, समझना है मेरी बातों को, अगर मान लीजिए ये यहां का कोई ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक प्लेन मैंने बना दिया, ये यहां का ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है। ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब इधर की तरफ सपोज हमारा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है BH और इधर की तरफ हमारा BV है ना, ट्रू है। नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हमारा कुछ होगा, ये एंगल यहां का हमारा डेल्टा होगा, जिसको हम लोग ट्रू डिप कहेंगे। ट्रू वर्ड का ध्यान रखना है, ट्रू वर्ड हम हमेशा यूज नहीं करेंगे। ट्रू मैं तभी बोल पाऊंगा जब ये जो मैंने प्लेन बनाया है ना, जैसे इस प्लेन को मैं बना दूं ABCD, है ना, ABCD एक प्लेन है, A वो पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है। ABCD अगर ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये डेल्टा
ट्रू डिप है ना। ओके, लेकिन अगर हम यहां पे एक कंपास नीडल को ले जाएंगे, एक छोटे से शॉर्ट बार मैग्नेट को ले जाएंगे जिसका ये ब्लैक वाला नॉर्थ और इधर साउथ यहां पे रखेंगे, तो बिल्कुल ये ऐसे अलाइन हो जाएगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वो अलाइन हो जाएगा, ये नॉर्थ ये साउथ हो जाएगा। अच्छी बात। बट अगर मैं एबीसीडी पहचानने में गलती कर दूं, है ना, यही डिप सर्किल मेथड में डिस्कस कर रहा हूं, अगर मैं एबीसीडी पहचानने में दिक्कत कर दूं, मैंने ये प्लेन गड़बड़ ले लिया, उल्टा ले लिया, तो ये प्लेन, अब गौर करना है, ये एडी लाइन तो एकदम ठीक है ना, जैसे ये प्लेन, इस प्लेन और इस प्लेन में ये लाइन तो कॉमन है ना, मैं प्लेन गलत ले लिया तो लेकिन ए और डी बिल्कुल सेम रहेगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई अल्टरेशन, कोई चेंजिंग नहीं होने जाने को है। दिक्कत कहां आएगी, अगर आपने इस प्लेन में गलती कर दी लेने में, आप इस प्लेन को पहचानने में अगर आप गलती करते हो, तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में लोचा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। उस गड़बड़ी को अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब देखिए, ये तो चलो यहां का ट्रू डिप है, लेकिन अगर मैं प्लेन इधर लेता, गलती से मैं इधर वाला प्लेन ले लेता, यानी ये बी बी डैश यहां चला जाता, सी का सी डैश यहां चला जाता, तो अब तो मेरा प्लेन ये हो जाता है ना, अब तो मेरा प्लेन क्या हो जाता, ये हो जाता। सपोज ये एंगल हम ले लेते, यहां पे जब मैं जाता इस प्लेन में ए बी डैश सी डैश डी, नया प्लेन देखना जरा, नया प्लेन ए बी सी डी इज ए ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन, ए बी डैश सी डैश डी इज एपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन, जो कि मैंने गलती से ले लिया था। अब उस एपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर जब उसी मैग्नेट को मैं ले जाऊंगा, तो यहां पे तो वो डेल्टा जो कि ट्रू था, ये क्या था, ट्रू था, ट्रू डिप था, लेकिन ए बी डैश सी डैश डी वाला प्लेन अगर उसमें मैं ले जाऊं तो हमारा मैग्नेट कुछ इधर की तरफ चला जाएगा, और ये उस प्लेन का एंगल है, गौर करना, उस प्लेन में ये जो डेल्टा होगा दैट इज द डेल्टा डैश, दैट इज द डेल्टा डैश। एबीसीडी प्लेन के मुताबिक जो ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन था, tan डेल्टा क्या था हमारा, tan डेल्टा था बीवी बाई बी एच, बीवी बाई बी एच, लेकिन ए बी डैश सी डैश डी के मुताबिक हमारा जो डेल्टा डैश है, डेल्टा डैश इज नॉट द ट्रू डिप हियर, ट्रू डिप तो डेल्टा है, डेल्टा डैश को हम लोग एपेरेंट डिप कहते हैं, क्या कहते हैं, एपेरेंट डिप। अब देखो गौर करो, ए यहां बी एच हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग एबी के लॉन्ग था, बीवी एडी के लॉन्ग था, अभी भी बीवी नए प्लेन में जो एपेरेंट हमारा है उस प्लेन में बीवी अभी भी वही है, बदला कौन है, तो बीएच बदला है। बीएच क्या हो गया है, तो अगर दोनों प्लेन्स के बीच ये एंगल अल्फा है, समझना मेरी बात को, ए बी और ए बी डैश के बीच ऊपर वाला ये एंगल अगर अल्फा है, तो इसके अलावा जो नया हॉरिजॉन्टल फील्ड होगा दैट इज बी एच कॉस अल्फा हो जाएगा, बी एच कॉस अल्फा हो जाएगा। यानी अब मैं बोल सकता हूं कि tan डेल्टा डैश इज बीवी बाई बी एच कॉस अल्फा, यानी मैं लिख सकता हूं tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू बीवी बाई बी एच कॉस अल्फा। क्लियर है ना, तो दिस इज द वे, ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। यानी जब कभी भी हम सही मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होते हैं, है ना, मैग्नेटिक मेरिडियन हम गलत ले लेते हैं, जिसको एपेरेंट मैग्नेटिक मेरिडियन आप अपने मन से कह सकते हो, तो वहां पे ट्रू डिप और एपेरेंट डिप में ऐसे रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर वो अल्फा पता हो तो tan डेल्टा डैश, जैसे डेल्टा डैश पता है, अल्फा पता है, तो डेल्टा निकल जाएगा, क्योंकि बीवी बाई बी एच निकल जाएगा। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बीवी बाई बी एच को tan डेल्टा, यानी tan डेल्टा डैश इज इक्वल टू tan डेल्टा बाई कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। कौन कौन प्लेन, तो एक ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन और एक गलती से जो प्लेन में आप चेक करने गए थे मैग्नेटिक फील्ड, यानी डिप सर्किट में वही गलती हमसे हमेशा होती है। ऑलराइट, ऑलराइट, तो हम लोगों ने देखा, यहां पे मैं थोड़ा सा 2 मिनट डिवाइस करा दूं, ए बी सी डी, एक पॉइंट ए था अर्थ के सरफेस पे, कोई पॉइंट ए था आर्बिट्रेरी पॉइंट, ए बी सी डी उस पॉइंट का ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन था, मतलब एकदम सही सही मैग्नेटिक मेरिडियन था। ये जो डायरेक्शन था, है ना, ये वाला एरो जो मैंने दिखाया था, ये सही सही नेट मैग्नेटिक फील्ड था। ये जो डेल्टा था हॉरिजॉन्टल के साथ, ये बिल्कुल ट्रू, है ना, एग्जैक्ट डिप था। लेकिन ये तो तब ना जब आप इसे आइडेंटिफाई कर पाओगे, लेकिन आप तो ए पे हो, खड़े हो, अच्छी बात है, लेकिन आपने प्लेन अगर गलत ले लिया, यानी आप अपने डिप सर्किल को अलग प्लेन में ले गए, तो वो तो एपेरेंट डिप दिखाना शुरू कर देगा, उस
क्योंकि उस प्लेन में तो आप थे नहीं। हाँ, डिप सर्किल अगर आपका सचमुच मैग्नेटिक मेरिडियन में ही रहा, यानी मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन और डिप सर्किल का प्लेन कोइंसाइड किया, तब जो डिप सर्किल में वो जो डिफ्लेक्शन होगा हॉरिजॉन्टल के साथ नीडल का, दैट इज द ट्रू डिप। ओके, बट अगर डिप सर्किल अलग प्लेन में आप ले गए तो आपको अपैरेंट डिप मिलेगा। अपैरेंट डिप क्या था? डेल्टा डैश। तो रिलेशन क्या था? तो अगर tan डेल्टा बीवी बाई बी एच है तो tan डेल्टा डैश क्या हो जाएगा? बीवी बाई बी एच कॉस अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल। अल्फा कौन सा एंगल है? तो अल्फा ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन का और अपैरेंट मेरिडियन का। अपैरेंट मेरिडियन जहां पे आप डिप सर्किल को ले गए, मतलब उस प्लेन से जितने एंगल पे जो दूसरा वाला प्लेन है जहां डिप सर्किल आप गलती से ले गए थे, उन दो ट्रू वाले के साथ एंगल है कॉस डेल्टा, कॉस अल्फा। उसी तरीके से एक बहुत फेमस सा क्वेश्चन है जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में, जेईई मेन में पूछा जा सकता है कि मान लीजिए ये एक प्लेन आपने गलती से ले लिया, फिर आपने 90 डिग्री पे घुमाया, है ना, यानी आप दोनों बार जो प्लेन ले रहे हो गलत ले रहे हो। जैसे मान लो ए बी सी डी, है ना, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन है, एक बार आप अपने डिप सर्किल को इस प्लेन में ले गए, वही जो अल्फा एंगल बना रहा था, तब ये रिजल्ट आ जाएगा। और एक बार आप यहां से अल्फा पे ले गए थे और इस ट्रू वाले से अल्फा पे ले गए थे, और एक बार ट्रू वाले से 90 माइनस अल्फा पे ले गए, मतलब पुराने वाले से 90 डिग्री पे ले गए, क्योंकि अल्फा प्लस 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी आप डिप सर्किल आपके हाथ में है, आप डिप सर्किल को एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रख रहे हो, है ना, वो वहां का अपैरेंट डिप डेल्टा डैश निकाल लिए, फिर आप उस डिप सर्किल को 90 डिग्री से घुमा दे रहे हो, है ना, एक दूसरा अपैरेंट डिप डेल्टा डबल डैश निकाल दे रहे हो, तो tan डेल्टा डबल डैश क्या हो जाएगा? tan डेल्टा डबल डैश क्या हो जाएगा? तो बीवी तो वही रहता है, लेकिन इस बार BH cos अल्फा ना आके क्या आ जाएगा? sin अल्फा आ जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि cos 90 माइनस अल्फा आएगा ना, यहां से जब 90 से घुमाओगे तो अल्फा तो ऑलरेडी ये है, और यहां से पूरा 90 से घुमाओगे तो अल्फा ये और पूरा 90, तो ये बीच वाला एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, तो BH sin अल्फा हो जाएगा। मतलब ये दो अलग अलग अपैरेंट डिप्स हैं। पहला अपैरेंट डिप tan डेल्टा डैश इज बीवी बाई BH cos अल्फा, दूसरा अपैरेंट डिप tan डेल्टा डैश बीवी बाई BH sin अल्फा। लेकिन ये दोनों जो अपैरेंट डिप जो प्लेन्स हैं, ये दोनों प्लेन्स एक दूसरे के क्या थे? 90 डिग्री पे थे, और उन दोनों प्लेन के कहीं बीच में ट्रू था, ट्रू वाला जो प्लेन था, ट्रू मैग्नेटिक मेरिडियन था, वो दोनों के बीच में था। जैसे देखो, समझो, मान लो ये दो हमारा क्या है, ये दो प्लेन है, ये 90 डिग्री पे है, ये इसमें हम कंपास नेडल को लेकर ये एंगल डेल्टा डैश, इसमें कंपास नेडल को लेकर डेल्टा डबल डैश, ये 90 पे है, लेकिन ट्रू वाला यहां था, ट्रू वाला, ये पाम को देखो, ट्रू वाला मैग्नेटिक मेरिडियन तो ये वाला प्लेन है, तो ये अगर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि ये अगर एंगल अल्फा है बीच वाले के साथ, तो इधर वाले के साथ 90 माइनस अल्फा, तो यहां तो इसके लॉन्ग BH था, तो अगर BH cos अल्फा इधर की तरफ जा रहा था तो BH cos 90 माइनस अल्फा इधर की तरफ जाएगा, यानी BH sin अल्फा इधर की तरफ जाएगा। अब BV तो सबका कॉमन है, इसीलिए BV बाई BH cos अल्फा, BV बाई BH sin अल्फा। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा। tan डेल्टा डैश इज दिस एंड tan डेल्टा डबल डैश इज दिस। व्हेन यू विल सॉल्व दिस, है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यू विल गेट की एक रिजल्ट, बहुत फेमस रिजल्ट आएगा। मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूं आपको। The result is I repeat, delta dash is apparent dip at a particular plane and delta double dash is the second apparent dip at 90 degree to the plane, previous plane. तो यहां से अगर मैं लिखूं तो यहां से tan डेल्टा डैश थर्ड सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं? सेकंड से मैं यहां लिख रहा हूं, tan डेल्टा डैश को मैं लिख सकता हूं 1 by cot डेल्टा डैश इज इक्वल टू BV by BH। BV by BH हमारा क्या है? tan डेल्टा। tan डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 by cot डेल्टा, और cos अल्फा तो नीचे है ही, cos अल्फा तो नीचे है ही। cos अल्फा अगर इधर जाएगा, cot डेल्टा डैश इधर चला जाएगा, तो cos अल्फा को इधर भेजता हूं मैं, तो यहां से आ जाएगा cos अल्फा इज cot डेल्टा डैश by cot डेल्टा। उसी तरीके से आप देख सकते हो साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? तो साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं कॉट डेल्टा डबल डैश बाय कॉट डेल्टा। डेल्टा डैश डेल्टा डबल डैश अपैरेंट डिप्स हैं। कैसे? प्लेन्स में, तो जो प्लेन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और उन प्लेन्स के बीच में कहीं ट्रू मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन, जहां का एंगल ऑफ डिप ट्रू डेल्टा है। अब देखिए cos अल्फा और sin अल्फा में एक रिलेशन होगा ना, जिससे अल्फा एलिमिनेट हो जाएगा।
cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज 1। तो अगर मैं दोनों को स्क्वायर करके 1 करता हूं तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर डेल्टा डैश बाई cot स्क्वायर डेल्टा प्लस cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश बाई cot स्क्वायर डेल्टा दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज द इंपॉर्टेंट केस। अगर आप यहां से एलसीएम cot स्क्वायर डेल्टा ले लो तो cot स्क्वायर डेल्टा इधर चला जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट विल बी cot स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। दिस इज द वेरी फेमस रिजल्ट। मतलब अगर कोई पॉइंट है वहां का दो प्लेन्स का अपेरेंट डिप पता है, जो दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो वहां का ट्रू डिप निकल जाएगा। और इसी मेथड को डिप सर्किल मेथड भी कहते हैं। किसी पॉइंट का ट्रू डिप निकालने का तरीका है ये। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हो, लेकिन दो प्लेन्स हैं, है ना, दो अलग अलग प्लेन आपने आर्बिट्रेरी ले लिया, लेकिन शर्त यही है कि दोनों प्लेन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक प्लेन में एक आपको अपेरेंट डिप मिल गया डेल्टा डैश 90 डिग्री पे घूमे, दूसरा प्लेन में गए, दूसरे प्लेन में फिर आपने मैग्नेट को ले गए, मैग्नेट किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैंग कर गया, डेल्टा डेल्टा डैश निकल गया, डेल्टा डबल डैश निकल गया, तो वहां का डेल्टा निकल जाएगा किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से cot स्क्वायर डेल्टा डैश प्लस cot स्क्वायर डेल्टा डबल डैश इज इक्वल टू cot स्क्वायर डेल्टा। तो इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिजल्ट भी 4 ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, नेट में, जेईई मेन में, ध्यान रखेंगे। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, मैं 2 क्वेश्चंस आपसे करवा देता हूं। जैसे किसी पॉइंट पे, एट ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आई रिपीट द क्वेश्चन, एट ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस the vertical component of magnetic field is √3 time the horizontal component, then what is the angle of dip? मतलब क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि BV जो है वो √3 इंटू BH है, तो एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं tan डेल्टा क्या होता है, tan डेल्टा BV बाई BH होता है। अब BV बाई BH का मतलब √3 BH एज पर क्वेश्चन बाई BH, तो BH कैंसिल हो जाएगा √3, और tan डेल्टा √3 का मतलब डेल्टा 60 डिग्री, यानी वहां का एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी पूछ देगा द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज B एंड द वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इज 2B, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप, तो 2B बाई B tan डेल्टा tan इनवर्स 2। व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो √BA स्क्वायर प्लस 2B का होल स्क्वायर दैट इज B√5। ऐसे ऐसे सिंपल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरा, अगर दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, जैसे ये अर्थ है ना, 2 पॉइंट्स बहुत फेमस पॉइंट्स होते हैं, जैसे एक इक्वेटोरियल पॉइंट और एक एक्सियल पॉइंट। हमसे कोई पूछे ये जो 11.5 डिग्री वाला चीज है, जैसे अर्थ के जो क्या कहा जाता है, जैसे जितने भी थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आप अर्थ के अंदर के मैग्नेट को ऐसे मान सकते हो, साउथ यहां नॉर्थ यहां। ये 11.5 डिग्री को इग्नोर कर सकते हैं थ्योरेटिकल को, हालांकि वो 11.5 डिग्री मायने रखता है, क्योंकि जियोमैग्नेटिक नॉर्थ साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ कट करते हैं एक दूसरे को, कोइंसाइड नहीं करते हैं। हमने देखा था, वो इधर से पास कर रहा था, वो ऐसे पास कर रहा था, ठीक है ना, रोटेशन का एक्सिस ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ओके, अब एक चीज देखो, ये तो मैग्नेट है, मैग्नेटिक डाइपोल। अगर मैं इस यहां पे आ जाऊं, इक्वेटर के किसी पॉइंट पे आ जाऊं, तो यहां पे अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप जानते भी हो, आपको सब पता है फॉर्मूला, क्योंकि एक मैग्नेट के कारण ब्रॉड इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन सब पे आता है। अगर मैं यहां जाऊं तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, तो साउथ से उसी की तरफ नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से अवे यानी इधर की तरफ। नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल की तरफ, यानी यहां जो B जो हो जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड, वो BH ही हो जाएगा, यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड BH के ही अलाउ चला गया, यानी BV 0 हो गया। यानी यहाँ पे यहाँ के इस पॉइंट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन तो ये वाला होगा ना, ये लाइन अब BV हुआ जो कि 0 हो गया, है कि नहीं।
तो यहाँ बी नेट मैग्नेटिक फील्ड इज टोटली हॉरिजॉन्टल का मतलब एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे डेल्टा क्या हो जाएगा 0, और बी ही क्या हो जाएगा BH, बी ही क्या हो जाएगा BH, यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग हॉरिजॉन्टल। मतलब मैं अगर इक्वेटर पे चला जाऊं, जैसे कोई कंट्री ले लूं, जैसे सपोज अफ्रीकन कंट्री है कुछ जो इक्वेटर पे है, अगर वहां पे आप चले जाओगे ना तो वहां पे हॉरिजॉन्टल के ही अलोंग नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब वहां पे एक मैग्नेट को आप बिल्कुल रखोगे ना, सस्पेंड करोगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, उसको फ्री छोड़ दो तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन हम लोग जहां रहते हैं इंडिया में, है ना, सपोज राजस्थान में, गुजरात में, बिहार में, कहीं भी, तो वहां नहीं होगा ऐसा। वहां अगर आप फ्रीली छोड़ोगे ना तो वो कभी भी हॉरिजॉन्टल नीचे से जब तक सपोर्ट नहीं करोगे तब तक वो हॉरिजॉन्टल में नहीं आएगा। छोड़ दोगे तो ऐसे कहीं हो जाएगा एंगल पे। एंगल पे क्यों होगा पता है? क्योंकि इस मैग्नेट की वजह से यहाँ पे इंडिया है। अब इंडिया पे जाके मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो साउथ के कारण कुछ और, नॉर्थ के कारण कुछ और, वो किसी एंगल पे आएगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है कहां? इक्वेटर पे। अच्छा, अगर हम पोल पे बात करें, यहाँ पे अगर आप नॉर्थ पोल पे चले गए, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ ऑलमोस्ट सेम ले रहे हैं हम लोग, उस 11.5 को इग्नोर कर रहे हैं। तो यहां अगर मैं चला गया तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा? तो साउथ के कारण उसी की तरफ, नॉर्थ के कारण अवे, तो नेट नीचे की तरफ हो जाएगा। नेट नीचे की तरफ क्यों होगा? क्योंकि साउथ से ये डिस्टेंस कम है, नॉर्थ से ज्यादा है, तो नॉर्थ वाला जो कंट्रीब्यूशन होगा कम होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ हो जाएगा। यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो हुआ वो बीवी ही हो गया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये लाइन होगा, ये एंगल ऑफ डिप डेल्टा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। यानी अगर आप पोल पे चले जाओगे तो एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। पोल पे एंगल ऑफ डिप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी नेट मैग्नेटिक फील्ड बीवी ही हो। वर्टिकल कंपोनेंट इज द टोटल कंपोनेंट, यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज द टोटल कंपोनेंट, है ना? तो यहाँ बीवी 0, यहाँ BH 0, यहाँ पे डेल्टा 0, यहाँ पे डेल्टा 90। बाकी किसी पॉइंट पे जाएंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना? बाकी किसी पॉइंट पे अगर निकालना पड़ा तो हम लोग इस मैग्नेट के 2 कंपोनेंट ले लेंगे। एक मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका 2 कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट के लिए वो एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, एक कंपोनेंट के लिए इक्वेटोरियल, दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे भी, है ना, देखेंगे। होमवर्क भी दूंगा मैं आपको। एक टर्म है नल पॉइंट, है ना? देयर इज ए टर्म कॉल्ड नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या है? तो देखिए, अर्थ के कारण, अर्थ के सरफेस पे कहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं उसके आसपास कोई मैग्नेट रख दूं कहीं भी, है ना, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड, उस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पॉइंट के लिए कैंसिल आउट हो जाए, है ना, तो वो पॉइंट नल पॉइंट कहलाता है। यानी नल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स 0, है ना? जैसे अर्थ के मैग्नेट की वजह से कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मान लो हॉरिजॉन्टल में है, जैसे मैं चला गया इक्वेटर पे, इक्वेटर पे ऊपर की तरफ था ना, एक मैग्नेट में आसपास कहीं ले लेता जिसका मैग्नेटिक फील्ड उसी पॉइंट में नीचे की तरफ और मैग्नीट्यूड में सेम हो जाता, वो पॉइंट क्या हो जाता? नल पॉइंट हो जाता कि नहीं हो जाता? ठीक है ना?